हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है डीट प्लस बी टीजीटी नेचुरल साइंस में बायोलॉजी में हमारी टोटल 21 यूनिट्स है, जिसमें से 10 यूनिट ऐसी थी जो हमें ग्रेजुएशन से करनी थी, जिसमें से 6 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अलावा केमिस्ट्री की मैन मेड मटेरियल यूनिट मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ और हमारी फिजिक्स की सोर्सेज ऑफ एनर्जी और उसके एमसीक्यू भी मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। अब हमने स्टार्ट की हुई है आवर इन्वायरमेंट यूनिट, जिसमें से जो हमारा आवर इन्वायरमेंट का पहला चैप्टर है एनसीईआरटी में से जो हमें कवर कर रहा था वो इन्वायरमेंट नाम से ही, वो हम कवर कर चुके हैं। आज हम अपना आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। ये हमारा आवर इन्वायरमेंट का सिलेबस है, जिसमें हमें एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना है, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ना है, ओजोन के बारे में पढ़ना है, डिफरेंट टाइप के पोल्यूशंस और बायो जियो केमिकल साइकिल्स हमें। तो आज जो चैप्टर हमें कवर करना है ये हमारा आवर इन्वायरमेंट का दूसरा लेक्चर है, ठीक है। तो इसके अंदर जो चैप्टर हमें कवर करना है वो है नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो हमारी अर्थ के ऊपर आपने देखा है बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एनर्जी का सोर्स है, हमें सारी की सारी एनर्जी अपनी बेसिक लाइफ फॉर्म चलाने के लिए कहाँ से मिलती है? सनलाइट से मिलती है। तो सूरज क्या है? हमें सारी की सारी रोशनी प्रदान करता है, सारी एनर्जी प्रदान करता है, क्योंकि सूरज की रोशनी को ही पौधे कैप्चर करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और इस तरीके से ही लाइफ पॉसिबल हो पाती है अर्थ के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स मालूम होनी चाहिए। लिथोस्फेयर किसको कहते हैं, हाइड्रोस्फेयर किसको कहते हैं, एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं और बायोस्फेयर किसको कहते हैं। तो लिथोस्फेयर का मतलब होता है जिस आउटर क्रस्ट पे, ठीक है, अर्थ का जो सबसे ऊपर वाला क्रस्ट वाला पार्ट है, आउटर क्रस्ट है अर्थ का, उसको हम क्या बुलाते हैं? लिथोस्फेयर। जिसके ऊपर बिल्डिंग्स बने हुए हैं, जिसके ऊपर आप चल पाते हो। आप अर्थ के ऊपर चल क्यों पाते हो? क्योंकि वहां पर है ना आउटर क्रस्ट प्रेजेंट है, लिथोस्फेयर प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बुलाते हैं? लिथोस्फेयर बुलाते हैं। अर्थ के आउटर क्रस्ट को हम लिथोस्फेयर बुलाते हैं। उसको उसके बाद आपको पता है हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, उसको हम ब्लू प्लैनेट बुलाते हैं, क्योंकि जब भी आप कभी स्पेस से अर्थ की पिक्चर देखोगे ना तो आपको ब्लू ब्लू दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसका जो 75% पार्ट है वो किससे कवर्ड है? पानी से कवर्ड है। तो अर्थ का जितना भी सरफेस पानी से कवर्ड है उसको हम क्या बुलाते हैं? हाइड्रोस्फेयर बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, आपने देखा होगा अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एयर प्रेजेंट है। तो हमारा जो एयर है जो पूरा का पूरा कवर करके रखता है, एयर का जो ब्लैंकेट है अर्थ के पास, वो क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर कहलाता है। उसके बाद आता है बायोस्फेयर। तो जहाँ पर है ना हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ को पॉसिबल बना पाते हैं। देखो, अगर अर्थ क्रस्ट ना हो तो आप कैसे रह पाओगे धरती पे? अगर पानी अवेलेबल ना हो तो आप कैसे रह पाओगे? अगर एयर अवेलेबल ना हो तो आप कैसे रह पाओगे? तो जहाँ पर है ना लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर तीनों का इंटरेक्शन हो रहा होता है, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल हो रही होती है, उसको हम क्या बुलाते हैं? बायोस्फेयर बुलाते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अर्थ का जो आउटर क्रस्ट है उसको हम बुलाते हैं लिथोस्फेयर। जो पानी से कवर्ड पार्ट है, 75% अर्थ का जो सरफेस है वो पानी से कवर्ड है, उसको हम हाइड्रोस्फेयर बुलाते हैं। जो एयर का ब्लैंकेट अर्थ के अराउंड है उसको हम एटमॉस्फेयर बुलाते हैं। और जहां पर लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर तीनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं उसको हम बायोस्फेयर बुलाते हैं। उसके बाद आपको पता है एयर जो है वो मिक्सचर है। आपको मालूम होना चाहिए, आपसे स्टेटमेंट देके पूछ लिया जाता है कि एयर क्या है। एयर जो है वो मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का, और कौन सी गैस कितने अमाउंट में प्रेजेंट है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे अबंडेंट जो गैस हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती है वो है नाइट्रोजन। 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन जो है वो 21% है। आर्गन जो है वो 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बहुत ही कम है, 0.03% है। उसके बाद जो हमारी बाकी की गैसेस है वो टोटल किसके अंदर आती है? 0.04% के अंदर आती है। उसके अलावा अगर आप अपने दो ग्रहों को देखेंगे, किस ग्रह की बात हो रही है? वीनस और मार्स, यानी कि आपका जो शुक्र और मंगल ग्रह है, उनके अगर आप एटमॉस्फेयर को देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ मेजरली वो किस गैस से बने हुए हैं? CO2 से बने हुए। तो 95 टू 97% वहां पर क्या प्रेजेंट है? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। सो जो हमारे प्लैनेट पर कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 0.03% है, तब भी यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग का इतना इशू है, ठीक है। तो वीनस और मार्स के
पास तो सिर्फ CO2 ही CO2 है मेजरली। आपसे है ना यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे इनकी परसेंटेज पूछ ली जाती है। ऑक्सीजन की परसेंटेज पूछी हुई है उन्होंने। सबसे अबंडेंट गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। कितने परसेंटेज होती है? 78% होती है। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 21% है अराउंड, ठीक है। उसके बाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड को हम किस तरीके से फिक्स करते हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को हम दो तरीके से फिक्स करते हैं। आपको पता है हमारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं, जब वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। ऑक्सीजन उनका बायो प्रोडक्ट होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके वो क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहलाते हैं, फोटोसिंथेसिस कहलाते हैं। तो इस तरीके से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो जाती है। उसके बाद आपको पता है हमारे जो मेरीन एनिमल्स है, ठीक है, यानी कि हमारे सी और ओशंस में रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं, उनमें से मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे एनिमल्स क्या करते हैं, कार्बोनेट जो डिजोल्व रहती है ना सी वाटर के अंदर, जो कार्बोनेट्स डिजोल्व है उसका वो इस्तेमाल करते हैं अपनी शेल्स को बनाने के लिए। आपको पता है, मैंने आपको पहले भी पढ़ा है कि जो निडेरिया होती है, जिनको हम कोरल्स बुलाते हैं, वो अपने आप को जॉइंट रखने के लिए किसका इस्तेमाल करती है, कार्बोनेट का इस्तेमाल करती है। उसके अलावा आपने देखा होगा ऑयस्टर्स जो होते हैं वो अपनी शेल्स बनाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए शेल्स बनाते हैं, वो भी किसकी बनी होती है, कार्बोनेट की बनी होती है। तो कार्बोनेट को फिक्स करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक है कि हमारे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, एनर्जी बना लेते हैं। दूसरे जो हमारे मैरीन एनिमल्स हैं वो कार्बोनेट का इस्तेमाल करके अपनी शेल्स बना लेते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती रहती है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि एटमॉस्फेयर का क्लाइमेट कंट्रोल में क्या रोल है। तो आपको पता है जो हमारी हवा होती है ना, वो बैड कंडक्टर होती है हीट की, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, हमारे एवरेज टेम्परेचर को, हमारी अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को है ना फेयरली स्टडी रखने की कोशिश करती है। ऐसा तो नहीं है, अगर हमारा टेम्परेचर इस तरीके का होता है कि कभी भी आपका टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंच जा रहा है, फिर वो 40 पे आ जा रहा है, फिर वो 50 पे आ जा रहा है, तो क्या आप सरवाइव कर पाते। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, सडन इंक्रीज नहीं आने देता है। यानी कि अगर रात में हमारा टेम्परेचर गिर रहा होता है तो एकदम से ऐसा नहीं हो जाता कि एकदम से -40 डिग्री चला जाता है, ठीक है। तो क्या करता है, हीट को है ना धीरे धीरे एस्केप करने देता है, स्लो डाउन करके रखता है, धीरे धीरे एस्केप करने देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फेयरली जो हमारा टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। इसमें रोल प्ले कौन करता है, हमारा एटमॉस्फेयर रोल प्ले करता है, ठीक है। तो हमारा टेम्परेचर अगर दिन में ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा होता है, तो एक रेंज में ही कम हो रहा होता है। रात में भी अगर एकदम से ठंडा हो रहा है तो एकदम से इतना ठंडा नहीं हो जा रहा है कि आप सरवाइव ना कर पाओ, ठीक है। क्योंकि आपकी बॉडी भी क्या करती है, टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करती है। हमारा जो बेस्ट टेम्परेचर है, जिसपे हमारी बॉडी सबसे अच्छा फंक्शन करती है, वो क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अगर बहुत हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो भी आप इतने अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, आपकी बॉडी के एंजाइम्स इतने अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। अगर बहुत लो हो जाएगा टेम्परेचर तो भी आप इतने अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है, ठीक है। उसके बाद है, आपको पता है जो वाटर वेपर्स बनती है वो कैसे बनती है। आपको पता है हमारे जितने भी वाटर बॉडी सरफेस है वहां से पानी एवोपरेट हो रहा होता है, हीट हो रहा होता है, एवोपरेट हो रहा होता है। उसके बाद वो ऊपर जाता है, कंडेंस हो जाता है और रेन की फॉर्म में नीचे गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब इस तरीके से हो रहा होता है तो यहाँ पर है ना एयर के डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर जोन बनते हैं। कहीं पे लो प्रेशर जोन बनता है, कहीं पे हाई प्रेशर जोन बनता है, और इसकी वजह से इन्हें हवा की मूवमेंट हो पाती है। आपकी जो एयर मूव करती है वो कहाँ मूव करती है, जहाँ पे लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो इस वजह से आपकी जो हवाएं है वो क्रिएट होती है। विंड्स जो है, मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। और वो क्रिएट कैसे होती है, जहां पर भी लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा वहां पर हाई प्रेशर वाले जोन से एयर आती है। उसके अलावा आपको पता है रात में क्या हो रहा होता है, रात में क्या होता है, आपकी जो लैंड वाला एरिया और आपका जो सी वाला एरिया, दोनों के दोनों ठंडे होने लग जाते हैं, ठीक है। दिन में तो क्या होता है, सनलाइट की वजह से वो दोनों हीट हो रखे थे, अब वो ठंडे होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो जो पानी है वो थोड़ी ज्यादा देर में ठंडा होगा एज कम्पेयर टू लैंड वाले एरिया की वजह से। तो क्या होगा, वहां पर जो एयर होगी आपकी वो गर्म होगी, और जो लैंड के पास एयर होगी वो क्या होगी, ठंडी होगी, ठीक है।
उसके बाद आता है रेन कैसे होती है। तो रेन का मैंने क्या बताया, आपकी जितनी भी वाटर बॉडीज है वहां से दिन में क्या हो रहा होता है, बहुत सारा पानी एवोपरेट हो रहा होता है। आपके प्लांट से भी बहुत सारा पानी एवोपरेट हो रहा होता है और वो कहाँ जा रहा होता है, हवा में जा रहा होता है, एयर में जा रहा होता है। ठीक है, जब वो धीरे 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 एवोपरेट होके जा रहा होता है तो आपकी जो हवा है वो भी गर्म हो जाती है। तो गर्म हवा क्या करती है, वाटर वेपर को अपने साथ ऊपर ले जाती है और वहां पर ये ऊपर जाने के बाद क्या होता है, एयर अब ठंडी होने लग जाती है और एक्सपैंड करने लग जाती है। अब उसकी वजह से क्या होता है, आपकी जब एयर एक्सपैंड करती है तो जो आपका वाटर उसमें प्रेजेंट था वो क्या करने लग जाता है, कंडेंस होने लग जाता है और टाइनी ड्रॉपलेट्स में खुद को कन्वर्ट कर लेता है। इंडिया में जो मोस्टली बारिश आती है वो मानसून की वजह से आती है। और कौन से मानसून होते हैं, वो साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून, ये दो मानसून ऐसे मानसून है जो इंडिया में बारिश का कारण बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एयर पोल्यूशन किसको कहते हैं। तो आपको पता है जब भी हमारी एयर के अंदर ऐसे पार्टिकल्स है जो क्या कैरी करते हैं, जो पॉल्यूटेंट्स का फॉर्म है, जो हमें सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, इसका मतलब क्या है, अनडिजायरेबल सब्सटेंस का एडिशन अगर आपके एयर में हो रहा है तो उसको हम क्या बुलाते हैं, एयर पोल्यूशन बनाते हैं। अगर अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस पानी में ऐड हो रहे हैं तो उसको वाटर पोल्यूशन कहेंगे, अगर एयर में ऐड हो रहे हैं तो उसको एयर पोल्यूशन कहेंगे। तो आपको पता है जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, जब आप कोल पेट्रोलियम जला रहे होते हैं जिनके अंदर है ना स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट होता है, बहुत लार्ज अमाउंट में नहीं होता, स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट होता है हमारे फॉसिल फ्यूल के अंदर। तो जब हमारे फॉसिल फ्यूल जलते हैं तो बहुत सारे ऑक्साइड्स जो है वो रिलीज हो रहे होते हैं और ये ऑक्साइड क्या करते हैं, एसिड रेन क्रिएट करते हैं। देखो क्या होता है, आपने है ना फॉसिल फ्यूल जलाया, आपने व्हीकल चलाया, उसमें फॉसिल फ्यूल बर्न हुए, वो जाके एयर में पॉल्यूटेंट्स की तरह सस्पेंडेड है। धीरे धीरे वो जब वाटर एवोपरेट होके ऊपर जा रहा होगा उसके साथ वो बहुत सारे ऑक्साइड्स भी ऊपर चले गए और जब बारिश होगी तो वो ऑक्साइड्स क्या कर देते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट किए और एसिड रेन, एसिड की फॉर्म में वो नीचे गिरने लग जाता है। तो उसको हम क्या बुलाते हैं, एसिड रेन बुलाते हैं। ठीक है, तो आपके फॉसिल फ्यूल क्या करता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स का जो अमाउंट है वो इंक्रीज कर देते हैं एयर के अंदर। तो सस्पेंडेड पार्टिकल के अंदर क्या क्या आता है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स है वो आते हैं, जिनको हम क्या बुलाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बुलाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन जिनके अंदर प्रेजेंट होता है उनको हम क्या बुलाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बुलाते हैं। तो ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स घूम रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑक्सीजन के ऑक्साइड, ये सब जब हमारी एयर के अंदर सस्पेंडेड है, जो आप स्मोक होता है, फॉग होता है, जो आप मिस्ट स्प्रे करते हैं, वो सब कुछ किसके अंदर आता है, एयर पोल्यूशन के अंदर आता है। ठीक है, देखो स्मोक और फॉग जब आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम क्या बुलाते हैं, स्मोक बुलाते हैं और विजिबिलिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज होती है। देखो अब बहुत सारी जगहों पे क्या होगा, अब सर्दी के मौसम में ना दिखाई देना बंद हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है सर्दी का मौसम भी नहीं आया, धुंध नहीं कहते उसको, हम स्मॉग बुलाते हैं। तो उसमें क्या होता है, विजिबिलिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, आपको दूर दूर तक कुछ दिखाई दे रहा होता है, वो क्या होता है, सब कुछ पोल्यूशन होता है। सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, बहुत सारी एलर्जी आपके अंदर कॉज कर सकते हैं, आपको हार्ट डिजीज हो सकती है, आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको अस्थमा हो सकता है, आपको कैंसर हो सकता है। ये सब कुछ किसकी वजह से होता है, क्योंकि हमारी एयर के अंदर बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जिनको जब हम ब्रीथ करते हैं तो वो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देते हैं और जिसकी वजह से हमें अस्थमैटिक प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। ठीक है, ब्रीथ करने में इशू आने लग जाती है, हमारी एल्विलीज जो है वो सही से फंक्शन नहीं करती, स्पेशली जहाँ पर जो बड़े बड़े शहर है ना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जब हम इनकी बात कर रहे हैं, यहाँ के लोगों का अगर आप हार्ट देखोगे ना तो बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड है, लंग्स जो है बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है, क्योंकि वो कैसी एयर को अंदर ले रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जो उनकी बॉडी के अंदर इन्वेड कर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वाटर। तो आपको पता है हमारा जो अर्थ का सरफेस है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो 75% अर्थ का सरफेस है वो किससे कवर्ड है, पानी से कवर्ड है। और जो हमारा ज्यादातर पानी है ना वो कैसा पानी है, खारा पानी है, सेलाइन वाटर है। हमारा जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ पर है, हमारे ग्लेशियर्स में है, हमारे आइस केव्स में है, हमारा नॉर्थ पोल, साउथ पोल वहां पर है। ठीक है, हमारे जो रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड है उसके अंदर भी क्या मिलता है, फ्रेश वाटर मिलता है। लेकिन आपको पता है 95 टू जो 97% वाटर है वो कैसा है, सेलाइन है। सिर्फ 2 to 3% ही फ्रेश वाटर है जिसको हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पानी तो बहुत है हमारे पास, लेकिन पीने योग्य पानी बहुत कम है हमारे पास। ठीक है,
तो अब सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को पानी क्यों चाहिए, पानी की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? तो आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर जितने भी सेलुलर प्रोसेस टेक प्लेस कर रहे होते हैं वो कैसे मीडियम में टेक प्लेस करता है, पानी के मीडियम में टेक प्लेस करता है। इसलिए आपने देखा होगा आप है ना खाने के बिना तो शायद 1-2 दिन सर्वाइव कर जाओगे, लेकिन पानी के बिना है ना डिहाइड्रेशन हो जाती है, इवन पेशेंट की जान चली जाती है, लोगों की जान चली जाती है डिहाइड्रेशन होने की वजह से। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है, वो सब किस में हो रहे होते हैं? वाटर मीडियम में हो रहे होते हैं। अगर वाटर मीडियम अवेलेबल नहीं रहेगा तो आपकी रिएक्शंस स्टॉप हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा थकावट होने लग जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं, डिहाइड्रेट होता है और इंसान की जान भी चली जाती है। उसके अलावा जो आपकी टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स है, जो लैंड पे रह रही होती है, उनको फ्रेश वाटर चाहिए, क्योंकि देखो जो सी वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स है वो तो सरवाइव कर सकते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन की प्रॉपर्टी उनके अंदर होती है, तो फिर भी वो सैलाइन वाटर में रह सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं पूरे दिन, अगर मैं बोलूं आपको कि आपको है ना सैलाइन वाटर में रहना है, तो आपके लिए ना बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगे, आपकी बॉडी बहुत बुरे तरीके से डिहाइड्रेट हो जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी को आदत नहीं है, आपकी जो टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स है ना उनको आदत नहीं है सैलिनिटी में रहने की। तो जब उनको सैलिनिटी में रहना पड़ता है तो वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं बहुत लंबे टाइम, ठीक है, 1-2 दिन सरवाइव कर पाएंगे, उसके बाद वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। लेकिन वो जो हमारे मेरीन ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद होता है जो पानी की अवेलेबिलिटी होती है ना, वो सिर्फ यही डिसाइड नहीं करते कि एक स्पीसीज में कितने इंडिविजुअल्स होंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया की किस तरीके की डाइवर्सिटी होगी ये भी डिसाइड कर दे। अब देखो उसको एग्जांपल से समझो, अगर आप है ना रेन फॉरेस्ट वाला एरिया देखोगे जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो आप देखोगे इतने सारे प्लांट्स, इतने सारे एनिमल्स, इतने टाइप के इंसेक्ट्स आपको वहां दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप डेजर्ट वाले एरिया में जाते हो तो दूर दूर तक आपको हार्डली कोई प्लांट नजर आएगा, हार्डली कोई स्पीसीज नजर आएगी, बहुत कम प्लांट स्पीसीज नजर आएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर बारिश ही नहीं हो रही है और हर किसी को सरवाइव करने के लिए पानी चाहिए होता है। तो ना वहां बहुत ज्यादा लोग रह रहे होंगे, ना वहां बहुत ज्यादा पौधे आपको दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन जहां पर बहुत अच्छी बारिश हो रही होती है वहां पे इतनी सारी स्पीसीज की डाइवर्सिटी आपको दिखाई देगी, अलग अलग टाइप के एनिमल्स आपको दिखाई देंगे, प्लांट्स दिखाई देंगे, लोग भी वहीं पे रह रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है वाटर पोल्यूशन, हम किसको टर्म करते हैं? तो मैंने आपको बताया जब भी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस हमारे पानी में ऐड हो गए हैं, एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस इनटू द वाटर इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन, ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन को हमने किस तरीके से डिफाइन किया? या तो आपके पानी में अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस ऐड हो गए, या फिर जो डिजायरेबल सब्सटेंसेस है जैसे कि डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसका लेवल अगर कम हो गया तो उसको हम क्या बुलाते हैं? रिमूवल ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंसेस, या फिर चेंज इन टेम्परेचर। अगर आपके पानी का, वाटर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एकदम से बहुत ठंडा हो गया तो भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर बहुत गर्म हो गया है, बहुत ही एकदम बॉईल कर रहा है आपका ओशंस का पानी, तो भी एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपकी वाटर बॉडी में टेम्परेचर का चेंज आ रहा है, उसके अंदर डिजायरेबल सब्सटेंसेस कम हो रहे हैं या फिर अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस बढ़ रहे हैं, इन तीनों को हम क्या रेफर करते हैं? वाटर पोल्यूशन रेफर करते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम में DSSB ने एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी है, उन्होंने ये 3 स्टेटमेंट दिए थे और पूछा था कि इनमें से कौन सा वाटर पोल्यूशन को रेफर कर रहा है। तो ये तीनों के तीनों वाटर पोल्यूशन को रेफर कर रहे हैं। अगर आपके वाटर बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अगर उसमें डिजायरेबल सब्सटेंसेस घट रहे हैं और अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस बढ़ रहे हैं, तो इसको हम क्या बुलाते हैं? वाटर पोल्यूशन बुलाते हैं। तो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस जब हमारे वाटर बॉडी में ऐड हो रहे हैं, वो किस तरीके से ऐड हो सकते हैं? तो देखो, जब आप अपनी सॉइल को है ना उनका फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए उसमें बहुत सारे फर्टिलाइजर डाल रहे हो, बहुत सारे पेस्टिसाइड डाल रहे हो, बहुत सारे पॉइजनस सब्सटेंसेस डाल रहे हो, पेपर इंडस्ट्री का बहुत सारा वेस्ट आपके वाटर बॉडी में डायरेक्टली डाला जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है? ये सारे की सारी चीजें कैसी है? अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस जो हमारे वाटर बॉडी को पोल्यूट करते हैं। उसके बाद डिजायरेबल सब्सटेंसेस कम होने का मतलब क्या होता है? तो आपको पता है बहुत सारा डिसॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है हमारे वाटर बॉडी के पास, ठीक है। जब वहां पर है ना बहुत सारे ऐसी चीजों को डाल रहे हैं जो अनडिजायरेबल है, तो क्या होता है? जैसे कि सोचो एल्गी ग्रो कर गई, पूरे के पूरे सरफेस पे एल्गी ग्रो कर गई, तो आपको मैंने बताया था ना क्या होने लग जाता है? फिश मोर्टेलिटी बढ़ने लग जाती है। क्यों? क्योंकि अब क्या है, जो हमारी डिसॉल्व ऑक्सीजन थी उसका लेवल कम होने लग रहा है। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, तो हमारे जो बाकी के फ्लोरा एंड फौना है वाटर बॉडी में जो रह रही है वो सर्वाइव नहीं कर पाती है,
ठीक है। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, अगर किसी इंडस्ट्री से है ना बहुत सारे केमिकल्स निकल रहे हैं, उसको डायरेक्टली आप वाटर बॉडी के अंदर डाल दे रहे हो, तो वहां का पानी एकदम से बहुत ज्यादा गर्म हो जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आपके एनिमल्स है उन पर इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी ब्रीडिंग इफेक्ट होती है, वो सही से अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाएंगे, या फिर उनकी जो ब्रीड होगी वो सही से सरवाइव नहीं कर पाएगी, मर जाएगी, बहुत सारे लार्वा मर जाते हैं, बहुत सारे एग्स मर जाते हैं, बहुत सारे प्लांट लाइफ मर जाती है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों किस चीज को रेफर करते हैं, वाटर पोल्यूशन को रेफर करते हैं। अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस का इंक्रीज हो जाना, डिजायरेबल सब्सटेंसेस का घट जाना और टेम्परेचर का इंक्रीज होना, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए। और ये चीज होती किसकी वजह से, देखो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस में क्या ऐड हो रहा है, बहुत सारे केमिकल्स ऐड हो रहे हैं, पेस्टिसाइड ऐड हो रहे हैं, फर्टिलाइजर ऐड हो रहे हैं, ठीक है। रिमूवल में क्या हो रहा है, डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल घट रहा है, अच्छे न्यूट्रिएंट्स घट रहे हैं, और बहुत सारे बेकार जो बैक्टीरिया है वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंसेस। और चेंज इन टेम्परेचर में क्या हो रहा है, अगर बहुत ठंडा पानी भी आप डाल दे रहे हो ना, वो भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि आपको पता है ना हर किसी की बॉडी का एक रेंज होता है कि वो इतना टेम्परेचर रेंज को सरवाइव कर पाएंगे। एक्सट्रीमली ठंडा होगा पानी तो वहां पर भी बहुत अच्छे से सर्वाइवल नहीं पॉसिबल है। देखो जब मैंने आपको है ना एक्वेटिक बायोलॉजी की यूनिट कराई है, तो मैंने वहां पर आपको ये बात बताई कि जो हमारा सी होता है उसके अंदर है ना ऊपर की जो लेयर होती है वो सही वार्म होती है, लेकिन नीचे नीचे जाते जाते ना बहुत एक्सट्रीमली ठंडा हो जाता है पानी, और इसलिए वहां पर है ना बहुत कम स्पीसीज देखने को मिलती है, ठीक है। बहुत सारी स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर पाती है बहुत ठंडे में भी, ठीक है। बहुत ठंडा पानी भी उनके लिए अच्छा नहीं होता है। उसके बाद होता है सॉइल, जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। अब सॉइल करती क्या क्या है, आपके प्लांट्स को एंकरेज प्रोवाइड करती है, आपके प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। आप जो भी पानी डालते हो, जो भी मिनरल्स देते हो अपने पौधों को, किसकी वजह से मिल पाते हैं, सॉइल की वजह से मिल पाती है। आपके पौधे सॉइल में खड़े किसकी वजह से हो पा रहे हैं, एंकरेज किसकी वजह से मिल रही है, सॉइल की वजह से मिल रही है। उसके अलावा एग्रीकल्चर पॉसिबल ही किसकी वजह से, अगर सॉइल ही नहीं होती तो क्या एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाता, ठीक है। उसके अलावा सॉइल में ना बहुत सारे माइक्रोब्स रह रहे होते हैं, बहुत सारे रोडेंट्स रह रहे होते हैं, ठीक है। उन सबको घर देने का काम भी कौन करती है, सॉइल करती है। तो सॉइल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, जो डिसाइड करती है कि इस पर्टिकुलर एरिया में डाइवर्सिटी कैसी रहेगी। अगर देखो किसी पर्टिकुलर एरिया की सॉइल जो है वो बहुत ही फर्टाइल होती है, बहुत ही अच्छी होती है, जैसे आप नॉर्थ इंडिया को देखो, तो नॉर्थ इंडिया की जो सॉइल है वो बहुत ही उपजाऊ है, इसलिए आप देखोगे यहाँ पे कोई भी एग्रीकल्चर में आप चीज उगाना चाहते हो उसको उगाना बहुत आसान है, लेकिन क्या आप डेजर्ट एरिया में उगा सकते हो, नहीं उगा सकते हो। तो आपकी जो सॉइल होती है, जो आपकी वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, वो सब क्या डिसाइड करता है कि यहाँ पर किस तरीके का फ्लोरा और फौना आपको देखने को मिलेगा। हमारी अर्थ की जो सबसे आउटर क्रस्ट होती है, जो सबकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसको हम क्या बुलाते हैं, क्रस्ट बुलाते हैं। और वहां पर है ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं। आपको पता है ना सॉइल से हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं, जो हमारे प्लांट के सर्वाइवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी ग्रोथ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब हमारी मिट्टी बनती कैसे, हमारी सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ। तो आपको पता है सॉइल एक फर्टाइल टॉप सॉइल जो होती है हमारी, उसको बनने में ना बहुत ज्यादा साल लगते हैं, बहुत ज्यादा साल लगते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे जो बड़े बड़े पत्थर है, ठीक है, सूरज की किरणें उन पे पड़ती है, उसकी वजह से क्या होता है वो दिन में एक्सपैंड करते हैं, रात को ठंड होने लग जाती है तो वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्या होता है, आपके जो पत्थर है, बड़े बड़े जो पत्थर है, उनके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं और वो स्मॉलर स्मॉलर पीसीज में टूट जाते हैं। तो देखो हमारी अर्थ के ऊपर हम क्या मानते हैं, क्या थ्योरी चलती है कि जो ये फर्टाइल सॉइल आज हमें देखने को मिलती है, ये इस फॉर्म में थी, बहुत बड़े बड़े रॉक्स थे यहाँ पे। तो क्या होता था, दिन में सूरज की किरणें निकलती थी, उसके ऊपर पड़ती थी, वो एक्सपैंड करते थे, रात में फिर ठंड बढ़ जाती थी, वो कॉन्ट्रैक्ट करते थे। एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्शन का ये जो साइकिल चलता रहा, इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे बड़े बड़े पत्थर स्मॉलर पीसीस में टूट गए, ठीक है। फिर उन स्मॉलर पत्थर को है ना, पानी उनके ऊपर बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, वो उन क्रैक्स को है ना और ज्यादा तोड़ रहा है, छोटा बना रहा है, रेत अपने साथ बहा बहा के उनको ला रहा है, पानी उनको अपने साथ बहा बहा के आपस में टक्कर खा खा के वो और पतले होते जा रहे हैं और छोटे होते जा रहे हैं, बहुत ही स्मॉल स्मॉल पीसेस में बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो जो फास्ट फ्लोइंग वाटर होता है वो अपने साथ बहुत बड़े बड़े पत्थरों को लेके आता है, जब वो नीचे गिरते हैं एकदम से एक दूसरे को रब करते हैं तो वो टूट जाते हैं, ठीक है। और भी स्मॉल पार्टिकल्स में टूटते जाते हैं, टूटते जाते हैं। और अब ये क्या हो गया, पेरेंट रॉक से अब क्या बन गए हैं, ये
पेरेंट रॉक हम उस रॉक को बोलते हैं जहां से ये बनने शुरू है, सबसे बड़े बड़े पत्थर जिससे सॉइल बननी शुरू है, उसको उस रॉक को हम क्या बुलाते हैं, पेरेंट रॉक बुलाते हैं। ठीक है, अब पानी इनको अपने साथ बहा के दूसरी जगह ले जा रहा है। उसके बाद क्या होगा, वहां पर जब उसने लाके इनको डिपॉजिट कर दिया तो वहां पे बहुत तेज हवा चल रही होगी, इतनी तेज हवा चल रही होगी कि वो इन पत्थरों को आपस में फिर से रगड़ मारेगी और फिर छोटे 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 पार्ट्स में और भी ज्यादा तोड़ देगी। फिर जब एक एरिया में बहुत सारा पतले पतले पत्थर पड़े हुए हैं, मिट्टी पड़ी हुई है, उनके ऊपर है ना बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहना शुरू कर जाते हैं, लाइकन्स ग्रो करने लग जाते हैं, वहां पर है ना स्मॉल स्मॉल प्लांट्स आने लग जाते हैं, उनको और स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं उन प्लांट्स। तो इस तरीके से हमारी जो है बहुत पतली सी जो सॉइल, फर्टाइल सॉइल हमें मिल जाती है, टॉप सॉइल जिसको हम बुलाते हैं, वो हमें इस तरीके से मिलती है। तो बड़े बड़े पत्थर किस तरीके से सॉइल में कन्वर्ट होते हैं आपको मालूम होना चाहिए कि सन उसमें रोल प्ले करता है, वाटर उसमें रोल प्ले करता है, विंड आपकी रोल प्ले करती है, और आपके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, आपके जो प्लांट्स है, वो उसको स्मॉलर फर्दर पार्ट्स में ब्रेक डाउन करती है। ठीक है, उसके बाद ह्यूमस क्या होता है, आपसे पूछा जाता है ह्यूमस क्या होता है, तो आपको पता है आपकी जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो किस पे डिपेंड करता है, ह्यूमस पे डिपेंड करता है। ठीक है, सॉइल को बहुत ज्यादा पोरस बनाने का काम कौन करता है, ह्यूमस करता है। उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी होगी, उसके अंदर कितनी एयर आराम से रह पाएगी, जिसकी वजह से आपके जो प्लांट्स है, देखो उनको भी ब्रीथ करने के लिए ना हवा चाहिए, उसकी जड़ को भी है ना हवा चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा अगर आप खेती करते हैं या फिर आपने कभी खेती होते हुए देखी है, या फिर आप गार्डनिंग करने के शौकीन है, तो आपने देखा होगा जब आप एक प्लांट को बहुत दिन तक कुछ भी छेड़ते नहीं है ना, तो आपको ऐसे बोला जाता है इसकी मिट्टी की है ना थोड़ी गुड़ाई कर दो। तो वो हम क्यों करते हैं, ताकि उसके जो रूट्स है उनको एयर मिलती रहे, उनको एयर मिलती रहे, उनको वाटर मिलते रहे, अच्छे से वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते रहे। क्योंकि अगर सॉइल बहुत ज्यादा टफ हो जाएगी ना तो नीचे हवा नहीं पहुंच पाती है, और पौधे की जड़ को भी हवा चाहिए होती है। ठीक है, तो जो हमारी टॉप लेयर होती है, टॉप मोस्ट लेयर होती है हमारी सॉइल की, उसके पास ह्यूमस प्रेजेंट होता है, उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप कभी सॉइल को थोड़ा सा डिग करके देखोगे ना तो उसके अंदर आपको अर्थवॉर्म मिलेंगे। अर्थवॉर्म को है ना फार्मर्स का ट्रू फ्रेंड भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि वो है ना सॉइल को फर्टाइल बनाने में, पोरस बनाने में, बहुत ज्यादा उसका स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो ह्यूमस क्या होती है, वो जो फर्टाइल लेयर है, हम कहते हैं ना ये सॉइल फर्टाइल है, ये सॉइल फर्टाइल नहीं है, तो कौन डिसाइड कर रहा होता है कि कौन सी सॉइल फर्टाइल है, कौन सी सॉइल फर्टाइल नहीं है, ह्यूमस ही डिसाइड कर रहा होता है। अगर किसी जगह पे ह्यूमस की बहुत कमी है, ठीक है, वहां पे माइक्रोब्स इतने अच्छे नहीं है उस सॉइल में, तो उसमें इतना कुछ ग्रो नहीं करता है। लेकिन एक सॉइल जिसके अंदर बहुत ज्यादा ह्यूमस प्रेजेंट होता है, वहां पर बहुत अच्छे से प्लांट की ग्रोथ हो रही होती है, क्रॉप की ग्रोथ हो रही होती है। उसके बाद है ना हम फार्मिंग करने के लिए बहुत सारे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड है, ये है ना धीरे धीरे क्या कर रहे होते हैं, जो हमारे सॉइल के अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना उनको किल कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे अर्थवॉर्म भी मरते चले जाते हैं। तो उस टाइम तो हमें बहुत सारा प्रोडक्शन मिल जाता है, जब हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, बहुत सारा मिल जाता है, हमें बहुत सारा क्रॉप यील्ड मिलता है उस टाइम तो। लेकिन कुछ सालों के बाद हम क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं कि अब हमारी जो सॉइल है वो इनफर्टाइल होती जा रही है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि यूजफुल कंपोनेंट उसमें से घटते जा रहे हैं, तो लेकिन जो लोग है ना गाय के गोबर की खाद, भैंस के गोबर की खाद, ये सब इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्टिंग, ये सब कुछ डाल रहे होते हैं, वो क्या हो रहे होते हैं, वो सॉइल हमेशा क्या रहेगी, फर्टाइल रहेगी। ठीक है, उसमें चाहे क्रॉप प्रोडक्शन थोड़ा सा कम आए, लेकिन उसमें है ना फर्टिलिटी हमेशा मेंटेन रहती है, सॉइल का स्ट्रक्चर खराब नहीं होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपकी सॉइल के अंदर से है ना यूजफुल कंपोनेंट्स हट रहे हैं और उसके अंदर ऐसे सब्सटेंसेस ऐड हो रहे हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स किल हो रहे हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए अच्छे होते हैं, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, सॉइल पोल्यूशन बुलाते हैं। जैसे वाटर में है ना अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस ऐड हो रहे हैं और डिजायरेबल सब्सटेंसेस हट रहे हैं, इसको हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। तो वैसे ही सॉइल के अंदर से अगर अच्छे वाले माइक्रोब्स गायब हो रहे हैं, गंदे वाले माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं, उसके अंदर से डिजायरेबल प्रॉपर्टीज गायब हो रही है, अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज बढ़ती जा रही है, तो इसको भी हम क्या बुलाते हैं, सॉइल पोल्यूशन बुलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। ठीक है, तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के अंदर हमें सबसे पहले पढ़नी है वाटर साइकिल। ठीक है, बचपन से हम वाटर साइकिल पढ़ते आ रहे हैं। तो जो पूरा का पूरा वाटर
का साइकिल किस तरीके से मेंटेन रहता है, अर्थ के सरफेस पे हमेशा पानी किस तरीके से मेंटेन रहता है, किस साइकिल की वजह से वो हमेशा मेंटेन रहता है, वो कौन सी साइकिल होती है, वाटर साइकिल होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारी जितनी भी वाटर बॉडीज है, हमारे जितने भी प्लांट्स है, वो सारा का सारा पानी सनलाइट पड़ती है, हीट होता है और एवोपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब सारा का सारा पानी एवोपरेट होके ऊपर आसमान में जाता है, वहां पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है, कंडेंस हो रही होती है और वो ड्रॉप दोबारा से नीचे गिर रही होती है। ठीक है, तो सॉइल के अंदर वो पानी सीप करता रहता है, फ्रेश वाटर रिचार्ज हो जाता है, हमारा ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो रिचार्ज होता रहता है। ठीक है, और उसके बाद है ना वो स्प्रिंग्स में, रिवर्स में दोबारा से ऐड होता रहता है। ये पूरा का पूरा जो साइकिल चलता रहता है, इसी को हम क्या बुलाते हैं, वाटर साइकिल बुलाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है वाटर जो है वो कैपेबल है, बहुत सारे सब्सटेंसेस उसके अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूबल रॉक्स के अंदर जो बहुत सारे सॉल्यूबल मिनरल्स है वो भी पानी में घुल जाते हैं, और इसलिए है ना बहुत सारे मिनरल्स, इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी पानी में घुले रहते हैं, जो हमारे मेरीन ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने बताया था, हमारे जो मेरीन ऑर्गेनिज्म है वो कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं अपनी शेल्स बनाने के लिए। वो कार्बोनेट आता कहाँ से है, जो बहुत सारे कार्बोनेट के रॉक्स होते हैं, जब वो डिसॉल्व होते हैं, पानी की वजह से डिसॉल्व होते हैं, सल्फर कंटेनिंग रॉक्स जो है वो डिसॉल्व होते हैं, तो उनको है ना कार्बन और सल्फर इस तरीके से मिल रहा होता है हमारे मेरीन ऑर्गेनिजम्स को। देखो इस साइकिल को देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है, हमारे प्लांट्स है, हमारे वाटर सरफेस है, यहाँ से एवोपरेशन हो रहा है। एवोपरेशन, हमारे पौधे जो है वो ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं, हमारे जो एनिमल्स है वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं। इन सारे प्रोसेस से क्या हो रहा है, पानी जो है वो एवोपरेट होके ऊपर जा रहा है। ठीक है, फिर वो वहां पर क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, कंडेंस होके वो नीचे गिरना शुरू हो रहा है, रेन की फॉर्म में नीचे गिर सकता है, स्नो की फॉर्म में नीचे गिर सकता है, हेल की फॉर्म में नीचे गिर सकता है, और उसको बाद में है ना हमारा जितना भी सॉइल वाला सरफेस है वो उस पानी को ग्राउंड लेवल में सीप कर रहा होता है, धीरे धीरे सीप कर रहा होता है, और इसी तरीके से हमारा ग्राउंड लेवल वाटर जो है वो रिचार्ज हो जाता है, हमारे सरफेस वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज होता रहता है, और इसी तरीके से हमारी वाटर साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है, इसलिए हमारे अर्थ पे हमेशा पानी मेंटेन रह पाता है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वाटर साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। एवोपरेशन का मतलब होता है जब आप का पानी जो है वो उड़ रहा है हीट की वजह से, इसको हम एवोपरेशन बुलाते हैं। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है जब आपके प्लांट्स है वो वाटर का लॉस कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, ट्रांसपिरेशन बुलाते हैं। उसके अलावा जब हम रेस्पायर कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ वाटर लॉस हो रहा होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रोसेस किस में हो रहे होते हैं, हमारी वाटर साइकिल में हो रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन साइकिल। तो मैंने आपको बताया कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% सबसे अबंडेंट जो गैस प्रेजेंट है वो कौन है, नाइट्रोजन है। लेकिन हमारे प्लांट्स और एनिमल्स है ना इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, और नाइट्रोजन है ना हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका जो डीएनए है, एनिमल्स के अंदर जो आरएनए है, वो सब किससे बना हुआ है, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उसके अंदर। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं ना, तो नाइट्रोजनस बेसिस, बहुत सारे विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, इन सब के अंदर है ना नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। हमारा जो यूरिया है उसके अंदर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। आप में से कोई मेरे को कमेंट से बताइएगा कि यूरिया के अंदर है ना कितना परसेंटेज नाइट्रोजन होता है। ठीक है, ये पूछा जाता है। तो एल्कलॉइड्स और यूरिया जो है उनको भी नाइट्रोजन चाहिए, हमारा जो डीएनए और आरएनए है उसमें भी नाइट्रोजन चाहिए, हमारे न्यूक्लिक एसिड में चाहिए, हमारे प्रोटीन्स को बनने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, हमारे विटामिन को नाइट्रोजन चाहिए। तो इतना सारा जो नाइट्रोजन है, और हम एयर की फॉर्म में उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता, एयर में जो वो प्रेजेंट है उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, तो इसलिए है ना हमें नाइट्रोजन को फिक्स करना पड़ता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो प्रोसेस होता है उसमें हमारी कौन मदद करता है, हमारे बैक्टीरिया मदद करते हैं। ठीक है, तो कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन को, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। इस फॉर्म में ना प्लांट्स यूज कर पाते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स फॉर्म कौन पसंद करता है, तो हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन गैस को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते थे, तो लेकिन जब नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देते हैं हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और उसको कन्वर्ट कर देते हैं वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में, तो अब प्लांट्स इसको इस फॉर्म में
यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं या तो वो फ्री लिविंग हो सकते हैं, यानी कि वो सॉइल में ऐसे ही रह रहे हैं, या फिर वो किसी डाइकोट प्लांट की स्पीसीज के साथ एसोसिएट होकर रह रहे होते हैं। आपने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा जो हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके अंदर है ना रूट नेड्यूल बना होता है। रूट नेड्यूल का मतलब क्या होता है, वहां पे ना बैक्टीरिया उनकी जड़ों में रह रहे होते हैं और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहा होता है। इसलिए अगर कभी आप एग्रीकल्चर फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं ना, तो आपने देखा होगा आपके घर वाले अगर लगातार एक जगह पे गेहूं उगा रहे हैं, चावल उगा रहे हैं, गन्ना उगा रहे हैं, तो बीच में वो क्या करते हैं 2-3 साल के बाद है ना वो उस वाले लैंड पे है ना बहुत सारी दालें उगा देते हैं, क्योंकि जितना भी नाइट्रोजन आपके जो प्लांट्स है मोस्ट ऑफ द टाइम वो नाइट्रोजन को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं सॉइल में से, तो नाइट्रोजन डेफिशिएंट हो जाती है आपकी सॉइल। तो उसके अंदर है ना नेचुरली अगर आप नाइट्रोजन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको लेग्यूमिनस प्लांट्स लगा देने चाहिए। अगर आप दालों वाले पौधे लगाओगे तो उनकी रूट नेड्यूल में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं और वो नाइट्रोजन से रिच कर देंगे दोबारा से आपकी सॉइल को। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो लेग्यूम प्लांट की रूट्स में मिलते हैं, जिनसे दालों वाले जो हमारे पौधे होते हैं, और उनको हम क्या बुलाते हैं, रूट नेड्यूल बुलाते हैं। नाइट्रोजन को फिक्स करने का दूसरा तरीका क्या होता है, लाइटनिंग। आपने देखा ना बिजली जब कड़कती है, तो बिजली जब कड़कती है तो क्या होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन जाते हैं और एयर जो हमारी नाइट्रोजन है वो फिक्स हो जाती है। फिर ये जो हमारे ऑक्साइड्स बने थे ये है ना वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं नाइट्रिक और नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में, और बारिश के साथ भी ये गिर रहे होते हैं। उसके लिए अलावा मैंने आपको बताया कि प्लांट्स को है ना किस फॉर्म में हमारा नाइट्रोजन लेना पसंद होता है, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। ठीक है, और फिर इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अमाइनो एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और अमाइनो एसिड किस में इस्तेमाल होते हैं, हमारे प्रोटीन्स को बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जब आपके प्लांट्स और एनिमल्स, बैक्टीरिया, इन सब के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट था, तो जब ये मरते हैं तो इनके अंदर जब सॉइल में इनकी बॉडी पड़ी होती है, सड़ रही होती है, तो वहां पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या कर देते हैं, फिर से ये जो नाइट्रोजन इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट था, प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट था, उसको दोबारा से नाइट्रेट्स और नाइट्राइट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और सॉइल उसको यूज कर पाती है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ऐसे भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एलिमेंटल नाइट्रोजन। एलिमेंटल नाइट्रोजन का मतलब होता है एलिमेंट की फॉर्म में रहेगा। अब आपका नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट है, और इसी तरीके से हमारी नाइट्रोजन साइकिल चलती रहती है। एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको 78% थी, लेकिन आप उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने क्या किया, उसको नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसको आपके प्लांट्स ने यूज कर लिया, फिर आपने प्लांट्स और एनिमल्स ने उसको खाया, फिर जब वो मर जाते हैं, वो प्लांट्स और एनिमल्स मरेंगे, तो सॉइल दोबारा से रिप्लेनिश कर लेती है नाइट्रोजन को। ठीक है, तो देखो ये होता है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इसको आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन किया। ग्रीन प्लांट्स के प्रोटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट है, एनिमल्स के प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। फिर है ना अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन एक प्रोसेस होगा। अमोनिफिकेशन का मतलब है आप इसे अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे हो, नाइट्रोजन को अब आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे हो। नाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या है कि आप इसको नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर ये जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स है इनका डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा और फिर से हमारी जो पूरी नाइट्रोजन है वो किस में पहुंच जाएगी, एटमॉस्फेयर में दोबारा से पहुंच जाएगी। इस तरीके से हमारी साइकिल चलती रहती है। ठीक है, हमारे जो फिशेज होती हैं वो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकाल रही होती है वो क्या होता है, अमोनिया होता है, हाईली सॉल्युबल होता है और हाईली टॉक्सिक भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी अमोनिया प्रेजेंट होता है। मैंने आपको जब एक्वेटिक बायोलॉजी वाला टॉपिक कराया वहां भी मैंने आपको नाइट्रोजन साइकिल में वाली बात बताई थी। उसके बाद आती है हमारी कार्बन साइकिल। तो आपको पता है कार्बन जो है वो अर्थ के डिफरेंट वेरियस फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपके जो डायमंड्स है उसके अंदर भी कार्बन, और ग्रेफाइट जो है डायमंड जो है वो किसके एलोट्रॉप है, कार्बन के एलोट्रॉप है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट होती है एज गैस, CO2 गैस प्रेजेंट होती है। उसके अलावा जो आपके बहुत सारे रॉक्स है वहां पर कार्बोनेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में, सॉल्ट की फॉर्म में, मिनरल्स की फॉर्म में। तो यानी कि कार्बन ना बहुत सारे फॉर्म्स में अवेलेबल है। ठीक है, उसके अलावा हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन सब के अंदर कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स है। हमारे जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, न्यूक्लिक एसिड है, विटामिन है, इन सब के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन सब को बनाने के लिए कार्बन की जरूरत पड़ती है।
उसके अलावा जो एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन्स बने हुए हैं बहुत सारे एनिमल्स के, वो भी किसके बने होते हैं, कार्बोनेट सॉल्ट के बने होते हैं। तो कार्बोनेट है ना डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स में प्रेजेंट है, और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो क्या करते हैं पौधे CO2 को ले लेते हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसके साथ जो एक बायो प्रोडक्ट बनता है वो कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ग्लूकोज का इस्तेमाल अब क्या किस लिए होता है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा जब आप रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, पौधों ने जो ग्लूकोज बनाया है, ठीक है, और इसी फॉर्म में एटमॉस्फेयर में हमारा CO2 मूव करता रहता है। ठीक है, CO2 एटमॉस्फेयर में किस तरीके से ऐड हो सकता है, अगर आप कंबस्टन कर रहे हैं, फ्यूल्स को बर्न कर रहे हो, तो उस सारे प्रोसेस में भी हमारा CO2 रिलीज होता है। ठीक है, तो देखो ये है CO2 एटमॉस्फेयर में गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है। फिर बहुत सारे जो प्लांट्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, प्लांट्स है, उनके अंदर भी CO2 प्रेजेंट है, क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि वो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं उसमें भी प्लांट्स उसको इस्तेमाल कर देते हैं। आपके जो पानी है, कार्बोनेट्स, पानी में जो घुले हुए हैं कार्बोनेट्स, वहां पर कार्बन प्रेजेंट है। लाइमस्टोन जो आपका होता है उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। अगर आप कोल को बर्न कर रहे हो तो CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। अगर आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जला रहे हो तो CO2 रिलीज होता है। आपके जो बहुत सारे मेरीन ऑर्गेनिज्म है, उनकी जो शेल्स बनी हुई है किससे बनी हुई है, कार्बोनेट से बनी होती है। और जब ये सब कुछ की डेथ हो रही है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो CO2 एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। उसके अलावा जब आप रेस्पायर करते हो, सांस छोड़ते हो, तो आप क्या छोड़ रहे हो, तो CO2 रिलीज कर रहे होते हो ना, तो CO2 रिलीज कर रहे हो और फिर से वो एटमॉस्फेयर में चलते रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं, CO2 साइकिल बोलते हैं। उसके बाद आती है हमारी ऑक्सीजन साइकिल। तो ऑक्सीजन जो है वो भी हमारे अर्थ में बहुत अबंडेंट है, 21%। एलिमेंटल फॉर्म में कितना परसेंट है, ऑलमोस्ट 21% है। 20.09 होता है, इसलिए अप्रोक्सीमेटली हम इसको 21% लिखते हैं। ऑक्सीजन जो है वो हवा में मिलता है। आपको पता है ना, आप ब्रीथ ही किस लिए कर पा रहे हो, लाइफ कैसे पॉसिबल है, हमारे प्लैनेट पर लाइफ ही इसलिए पॉसिबल है क्योंकि लोगों को ब्रीथ करने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। उसके अलावा जो आपके मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो भी क्या है, ऑक्सीजन से बने होते हैं। ऑक्साइड्स है ना वो, तो मेटल ऑक्साइड्स जो है उनके अंदर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, उसके अलावा आपके जितने भी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, फैट्स है, लिपिड्स है, उन सब के अंदर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। कार्बन भी प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है वो एटमॉस्फेयर में 3 प्रोसेस से यूज किया जाता है। एक तो होता है कंबस्टन। तो आपको पता है कंबस्टन को सपोर्ट करने के लिए ना ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। अगर कहीं पे आग जल रही है और आपने ना एकदम से ऑक्सीजन की ब्लॉकेज कर दी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचने दिया, तो आप देखोगे कंबस्टन का प्रोसेस रुक जाता है। उसके अलावा जो आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है और आपके जो ऑक्साइड्स बन रहे होते हैं उन सब में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन दोबारा से रिटर्न कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। जैसे ही आपके प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो एक बायो प्रोडक्ट रिलीज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, जिसको हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे प्रोसेस में, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को ऐड कौन कर रहा है, हमारे प्लांट्स ऐड कर रहे हो, क्योंकि वो एक बाय प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, वो क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन नाइट्रोजन फिक्सिंग का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर हमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं चाहिए। आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जब काम कर रहे होते हैं तो वहां पर है ना ऑक्सीजन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। अगर वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो वो अपना जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का प्रोसेस कर रहे हैं वो सही से काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम होनी चाहिए, एक बार, कई बार एग्जाम में आपसे बात पूछी जाती है। तो ये देखो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। ठीक है, उसके अलावा जब आप रेस्पायर करोगे तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करोगे, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में दोबारा से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। ठीक है, ये हमारी ऑक्सीजन साइकिल होती है। और बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या होता है, तो आपको पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है जैसे आप किसी पर्टिकुलर जगह पे हो, वहां पे है ना बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और वहां पे आप बहुत सारे प्लांट्स लगाना चाहते हो, तो आप क्या करते हैं, वहां पे है ना एक ग्लास हाउस आप बना दोगे। ग्लास का फंक्शन क्या होता है, ग्लास जो है वो हीट को अंदर आने देता है लेकिन उसको बाहर नहीं जाने देता ज्यादा। ठीक है, तो वो हीट को वहां ट्रैप कर लेता है और वहां पे एवरेज टेम्परेचर आप अपने अकॉर्डिंग मेंटेन करके रख लेते हो। तो जब है ना हम बहुत सारी खेती कर रहे होते हैं तो वहां पे है ना, अगर वो बहुत ठंडा वाला इलाका है तो हम वहां पे ग्रीन हाउस लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो ऐसा ही हमारे
एटमॉस्फेयर भी करता है। तो हमारा एटमॉस्फेयर करता है जब वहाँ पे है ना बहुत सारी सनलाइट आ रही होती है, उसको वो ट्रैप कर लेता है, बहुत सारी को ट्रैप कर लेता है और अर्थ का एवरेज टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। ठीक, लेकिन आजकल है ना ज्यादा टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है जब अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होते जा रहा है, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बुलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ओजोन लेयर। तो ओजोन का फंक्शन क्या होता है, तो आपको पता है हमारे अर्थ के सरफेस के अराउंड एक रीजन है जिसको हम क्या बुलाते हैं, ओजोन लेयर बुलाते हैं। तो ओजोन लेयर क्या करती है, हमारा जो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर लेयर है वहां पर हमारी ओजोन प्रेजेंट होती है। 90% जो हमारी ओजोन प्रेजेंट है वो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। और ये क्या करती है, हमारे सूरज से जो हार्मफुल किरणें निकल रही होती है, जिनको हम यूवी रेज बुलाते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस बुलाते हैं, उनको है ना एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनको अर्थ के सरफेस पे नहीं पहुंचने देती। अब यूवी रेडिएशंस को यहाँ क्यों नहीं पहुंचने देते, क्योंकि आपकी यूवी रेज अगर नीचे पहुंच गई, आप तक पहुंच गई, तो बहुत सारा डैमेज हुआ आपको करेगी। ओजोन होती क्या है आपको ये मालूम होना चाहिए। तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ठीक है, ऑक्सीजन के 3 एटम जब मिल जाते हैं तो उसको हम क्या बुलाते हैं, ओजोन बुलाते हैं। डेडली होती है, बहुत पॉइजनस होती है। अगर आप में से कोई भी गलती से कंज्यूम कर लेता है तो क्या होती है, बहुत ही डेडली होती है, बहुत ही पॉइजनस होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, आपको इसका मेजरली फंक्शन मालूम होना चाहिए। तो हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर इसने एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रखी है। इसका फंक्शन है कि जो भी सनलाइट से यूवी रेडिएशन आ रही है उनको ब्लॉक करना, उनको अर्थ के सरफेस पे ना पहुंचने देना। अगर वो यहाँ पर पहुंच जाती है तो क्या होता है, यूवी रेज आकर क्या करेंगे, O2 के साथ यूवी रेज पड़ी तो वो क्या करेंगी, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन कर देगी। और ये ऑक्सीजन जब O2 के साथ कंबाइन करता है तो क्या बन जाती है, ओजोन बन जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ओजोन बनती है। अब ओजोन जो है, आपने देखा होगा, बहुत बार आपने सुना होगा कि ओजोन लेयर में छेद हो गया है। तो छेद हो गया है का मतलब क्या होता है, ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होती जा रही है। तो डिप्लीट के कारण क्या होते जा रहे हैं, तो हमारी जो ओजोन लेयर है अगर वो डिप्लीट हो जाएगी तो हमारे जितनी भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है वो अर्थ पर पहुंचेगी। तो उसकी वजह से आपको स्किन कैंसर हो सकता है, उसकी वजह से आपको स्नो कैटरैक्ट हो सकता है, बहुत सारी अलग अलग बीमारियां हो सकती है, क्योंकि जो यूवी रेडिएशन होती है वो बहुत ही हार्मफुल होती है। ठीक है, तो ये बढ़ किसकी वजह से रहेगा, तो हमारे है ना रेफ्रिजरेटर्स, हमारे जो एसी होते हैं उनके अंदर एक कंपाउंड इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली रेफ्रिजरेटर के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं CFCC। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर में जब बहुत देर तक रहते हैं और ओजोन लेयर के साथ जाके इंटरेक्ट करते हैं तो ये ओजोन लेयर को है ना रिड्यूस कर देते हैं। तो इसलिए है ना अंटार्कटिका नाम की जो एक जगह है वहां पर आप देखोगे, वहां पे हमारी ओजोन लेयर जो है वो बहुत ही थिन होती जा रही है। लोगों को लगता है कि ओजोन लेयर में छेद हो गया का मतलब ये है कि वहां पे लिटरली आपको एक होल दिखाई देगा, ओजोन होल नाम रखा है ना हमने उसका। लेकिन होल का मतलब ये नहीं कि वहां पे एक छेद हो गया है, बात यह है कि वहां पे जो आपकी ओजोन लेयर है उसकी जो लेयर है वो पतली हो गई है, थिनिंग हो रही है। आपकी ओजोन लेयर की थिनिंग को हम क्या बुलाते हैं, ओजोन होल बुलाते हैं। होल मत समझिएगा, कहाँ पे देखने को मिलता है, अंटार्कटिका में देखने को मिलता है। ठीक है, वहां पर ये थिन होते जा रहा है। उसके बाद आपको एक टॉपिक दिया गया है जिसका नाम है पोलर वॉर्टेक्स। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, तो ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है। पोलर वॉर्टेक्स जो होता है, जहां पर है ना बहुत ज्यादा लो प्रेशर होता है और बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही होती है, एक्सट्रीमली ठंडी हवाएं चल रही होती है। स्पेशली हमारे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की बात हो रही है, वहां पे ना बहुत ही लो प्रेशर रहता है और बहुत तेज हवाएं चलती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये ना गर्मियों में तो कमजोर होता है लेकिन सर्दियों में बहुत ज्यादा तेज हवाएं चल रही होगी, एक्सट्रीमली ठंडी हवाएं चल रही होती है। और ये जो वॉर्टेक्स टर्म है इसका मतलब होता है आपकी जो एयर का फ्लो है वो काउंटर क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से ना इतनी ठंडी हवाएं बहती है, इतनी ठंडी हवाएं बहती है, स्पीड इतनी हाई होती है, लो प्रेशर इतना ज्यादा होता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके जो ओजोन सब्सटेंसेस है, ओजोन डिप्लीशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि जब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल वाले रीजन में सर्दियों का मौसम होता है, वहां पर एक्सट्रीमली ठंडी हवाएं चलती है जो क्या करती है, ओजोन का डिप्लीशन करती है। उसको, इस इफेक्ट को हम क्या बुलाते हैं, पोलर वॉर्टेक्स इफेक्ट बुलाते हैं। क्योंकि आपकी जो वॉर्टेक्स टर्म जो है वो कहाँ से आया है, जब आपकी एयर जो है वो फ्लो करती है काउंटर क्लॉकवाइज मैकेनिज्म में, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, पोलर वॉर्टेक्स बुलाते हैं। ठीक है, तो जब
एयर का प्रेशर बहुत ही लो हो, एक्सट्रीमली कोल्ड हवाएं चले जो आपके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को इंक्रीज कर देती है और आपकी ओजोन लेयर की थिनिंग करा रही होती है। तो इस पूरे इफेक्ट को हम क्या बुलाते हैं? पोलर वोर्टेक्स इफेक्ट बुलाते हैं। अब इस ओजोन होल के इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, ठीक है? तो जैसे जैसे आपकी ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है, उसकी जो लेयर है वो कमजोर होती जा रही है, तो बहुत सारी यूवी रेडिएशंस हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर पा रही है और ये यूवी रेडिएशंस क्या कर सकती है? आपकी स्किन को एज कर सकती है, यानी कि आप जल्दी बूढ़े होंगे, आपको कैटरैक्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि मोतियाबिंद का प्रॉब्लम हो सकता है, सनबर्न यानी कि आपकी स्किन जो ऐसे जली जली फील नहीं होती है, अगर आप बहुत ही धूप में घूमते तो आपको ऐसा लगता है ना सनबर्न हो गया, तो सनबर्न का मतलब होता है आपकी स्किन को बहुत बुरे तरीके से जला सकती है, बहुत ज्यादा स्किन कैंसर कॉज करती है। बहुत सारे जो फाइटोप्लैंक्टन्स है, आपको पता है ना, जो हमारे लेक्स होती है उनके ऊपर जहाँ से हमारी एक्वेटिक लाइफ स्टार्ट होती है, वो क्या करती है? फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, उनकी किलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हमारी फिश प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज कर देती है, कौन? यूवी रेडिएशन। देखो, ओजोन डिप्लीशन की वजह से यूवी रेडिएशन एंटर कर पा रही है और यूवी रेडिएशन हमें कितने सारे नुकसान पहुंचा रही है। उसके अलावा जो आपके प्लांट्स के प्रोटीन्स है वो भी यूवी रेडिएशन की वजह से टूट जाते हैं, सेल्स में म्यूटेशन आता है, ठीक है? उसके अलावा क्या होता है? आपके वाटर सरफेस से जो पानी एवोपरेट हो रहा है वो बहुत ज्यादा एवोपरेट हो जाएगा और आपके जो स्टोमेटा है लीव्स के, ठीक है, वहां से भी बहुत ज्यादा एवोपरेशन होगा। तो क्या होगा? आपकी जो सॉइल है उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो डिक्रीज होता है। उसके अलावा यूवी रेडिएशन जो है ना, आपने पेंट जो करा रखा होता है अपने घरों के ऊपर, आपने जो सुंदर सा पेंट करा रखा है वो बहुत ज्यादा जल्दी खराब होता है। किसकी वजह से? यूवी रेडिएशन की वजह से। ये इफेक्ट्स है हमारे ओजोन होल के, ठीक है? तो ओजोन डिप्लीशन का मतलब क्या होता है? अगर आपकी ओजोन लेयर थिन हो रही है, पतली हो रही है, इसको हम क्या बुलाते हैं? ओजोन डिप्लीशन बुलाते हैं, ओजोन होल बुलाते हैं। आपकी ओजोन लेयर की जो थिकनेस है उसको हम किस में मेजर करते हैं? डॉप्सन यूनिट्स में मेजर करते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए, एक मार्क में आपसे पूछा जाता है कि ओजोन लेयर की थिकनेस हम किस में मेजर करते हैं? डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं। आपको ओजोन होल देखने को कहाँ पे मिलता है, जिसको आप ओजोन डिप्लीशन बुलाते हो, होल बुलाते हो? अंटार्कटिका में देखने को मिलता है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। ओजोन किसकी वजह से डिप्लीट होती है? ओजोन की जो थिनिंग हो रही है, ओजोन लेयर की जो थिनिंग हो रही है, वो किसकी वजह से होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से होती है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम किस में यूज करते हैं? अपने रेफ्रिजरेटर्स में यूज करते हैं। आपकी जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होती है, जो आग बुझाने का काम करती है, उनके अंदर हम इनको इस्तेमाल करते हैं। आजकल हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स का इस्तेमाल बहुत कम करने लगे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होती चली जाए, सारी यूवी रेडिएशन अंदर आने लग जाएगी और ह्यूमन सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट होता चला जाएगा, हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स का सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट होता चला जाएगा, ठीक है? उसके बाद यूएनईपी क्या होता है? यूएनईपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो 1987 में जिन्होंने एक मीटिंग की थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसको कहा जाता है। और इनका यूएनए ने जो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रखा था, ये क्यों रखा गया था? क्योंकि वो क्या चाहते थे कि आपको फ्रीज करने हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स, यानी कि आप इनको कम से कम इस्तेमाल करोगे, इनका इस्तेमाल आपको रोकना है, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारा ओजोन डिप्लीट करे। यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है? ये मालूम होना चाहिए। एक मार्क में आपसे यूएनईपी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या एजेंडा था ये पूछा जाता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए रखा गया था? ताकि आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स को फ्रीज करेंगे, उनका इस्तेमाल बहुत कम करेंगे, ताकि हमारी ओजोन डिप्लीशन को रोका जा सके। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।